नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। चुनाव का बिगुल बज चुका है, तलवारें खींच चुकी है और दोनों तरफ से पक्ष-विपक्ष जनता को लुभाने के लिए लगातार रैलीज़, भाषण, अलग-अलग फॉर्मेट में प्रचार सामग्री लोगों के सामने परोसी जा रही है। जब भी कोई बड़ा नेता जनता के साथ रूबरू होता है, रैली में भाषण करता है, तो अक्सर हमने ये देखा कि उन्होंने अब तक क्या किया, इसका लेखा-जोखा वो देते हैं, यदि वो सत्ता में है तो। और यदि वो विपक्ष में है, तो सत्ता ने भ्रष्टाचार कैसा किया, इसके पूरा ज़िक्र करते हैं और एक अच्छा रोड मैप देते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि चुनावी वादे करते हैं या घोषणा पत्र होता है कि यदि हम सत्ता में आए, तो हम आपके लिए क्या करेंगे। ये परिपाटी निरंतर 1947 से चल रही है। लेकिन विगत कुछ दिनों से जनता को माने ये नेता मूर्ख समझ रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें इतनी ताकत के साथ कहते हैं कि वाक़ई कई बार हमको भी लगता है कि कहीं सच तो नहीं बोल रहा है और फिर रिसर्च करना पड़ती है और फिर पता पड़ता है कि ये झूठ बोलते हैं, ताकत से झूठ बोलते हैं और बार-बार झूठ बोलते हैं ताकि वो सच लगे। फिर एक अंधभक्तों की फौज है। जब इनका ये झूठ पकड़ा जाता है, तो फिर उस झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए अन्य झूठ परोसा जाता है और वो डिस्कशन कहीं और ले जाते हैं, जिससे ओरिजिनल झूठ पे ज़्यादा चर्चा ना हो। अभी एक वक्तव्य स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, इन्होंने हाल ही में अपने भाषण में आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी का ज़िक्र किया। वो क्या कहते हैं, ये आप पहले इस वीडियो में सुनिए। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखा आपने? माननीय अमित शाह जी इस बात को क्लेम कर रहे थे कि देश में आईआईटी, आईआईएम यानी एनआईटी अ, फिर उसके बाद एम्स और ट्रिपल आईटी ये सब बीजेपी की सरकार ने शुरू की। वास्तविकता क्या है? देश में 1951 में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में स्थापित हुई। 1956 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स देश का पहला एम्स दिल्ली में स्थापित हुआ। 1959 में एनआईआईटी ये वारंगल में स्थापित हुई। 1961 में पहला आईआईएम कलकत्ता में, तब कलकत्ता अब कोलकाता में एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। यदि ट्रिपल आईटी की बात करूं तो इलाहाबाद में 1999 में 1999 में स्थापित हुआ। इनमें से आईआईटी, एनआईआईटी, एम्स और आईआईएम ये चारों इंस्टीट्यूट अमित शाह जी का जन्म 1964 में हुआ, उसके पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे। ट्रिपल आईटी भी बीजेपी सत्ता में आने के बहुत पहले स्थापित हो चुकी थी। ये हमारे तत्कालीन नेता की दूरदर्शिता थी, जिन्हें लगा कि ये देश सपेरों का देश, किसानों का देश, भूखमरों का देश, ऐसी पहचान अंग्रेजों ने बना दी है। इस देश को भी एक यूरोप के बराबर हम खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो तत्कालीन नेता चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, यहाँ तक कि राजीव गांधी तक, जिन्होंने कंप्यूटर की पूरी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं, उसकी नींव राजीव गांधी के समय आई
कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए और आज देश यदि इतराता है चांद पे चंद्रयान उतारने के लिए, उसकी नींव भी इन्हीं बड़े नेताओं की दूरदर्शिता पे थी। लेकिन में से किसी ने भी इस बात का क्रेडिट नहीं लिया कि हमने एम्स बनाया, हमने आईआईटी बनाई, हमने ट्रिपल आईटी बनाई, हमने एनआईआईटी बनाई। वो उनका कर्तव्य था। कोई पिता अपने बच्चों को ये नहीं बोलता कि देखो तुमको मैंने ग्रेजुएट किया, ये कर्तव्य है पिता का। उसके बाद बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो पिता का ख्याल रखें। लेकिन 2014 से इस देश की राजनीति में इतनी गंदगी आई है कि जो नहीं है उसे भी जोरों-शोरों से झूठ के रूप में प्रचलित करना और मतदाताओं को ये बताने का प्रयास करना कि जो तरक्की इस देश ने की है, वो सिर्फ हमने की है। 1947 से लेके आज तक इस देश ने कुछ नहीं किया। जब इन तमाम चुनावी भाषणों को मैं सुनता हूं, तब लगता है मुझे या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमृतकाल के उस विशेष सदन जो सदन उन्होंने बुलाया था, लोकसभा का सत्र बुलाया था, उस सत्र में पहले दिन उन्होंने 1947 से लेके 2023 तक का जो लेखा-जोखा लोग के सामने रखा, तब उन्होंने बाकायदा जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम पुराने प्रधानमंत्रियों को, पुराने नेताओं को महिमामंडित किया। या तो वो तब झूठ बोल रहे थे या अब अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या ये अभी सच बोल रहे हैं, तो फिर क्या माने? ये हास्यास्पद बात है। नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं क्योंकि इतिहास अब अलग अंगों से पढ़ाया जा रहा है। अब इतिहास हम आज़ादी की लड़ाई नहीं, अब हम रामायण महाभारत तक पहुँच गए हैं। इसलिए ये झूठ परोस के ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस देश में जो कुछ भी है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया है, बाकी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। 2014 के बाद ही देश को आज़ादी मिली। अब मैं अंधभक्तों की बात कर रहा था। अब उस एक एक अंधभक्त ये कहता है कि जो एम्स बना, वो अमृता कौर ने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं। ये झूठ आप परोस रहे हैं। सवाल झूठ परोसने का नहीं। चंद्रयान यदि ऊपर जाता है और जी-20 यदि सक्सेस होता है, तो कोई नरेंद्र मोदी जी वो ड्राफ्ट लिखने या टाइप करने नहीं बैठे थे। अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज थी। कई राजनीतिक लोग लगे हुए थे। जब चंद्रयान ऊपर चला जाता है, तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं। हमारे दुर्भाग्य है हमारे नेताओं का तो एजुकेशन लेवल इतना नीचे नीचे लेवल पे है कि वो नाले पे भी मटका रख के गैस पैदा करते हैं और बादलों के आड़ में रडार से छुपते हैं। यदि ये लोग चंद्रयान उड़ाते, तो ये 2 फीट भी ऊपर नहीं जाता। इस देश के वैज्ञानिकों का कमाल है, लेकिन क्रेडिट आप लेते हैं। एम्स ये ज़रूरत थी देश की। अमृता कौर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजारिश की कि क्या ज़मीन मिल सकती है? देश के पास इतना पैसा नहीं था कि ज़मीन खरीदे। अमृता कौर ने ज़मीन की व्यवस्था की, पैसे की व्यवस्था की। इंदिरा गांधी जी ने यदि फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ को कहा कि ये बांग्लादेश के निर्वासितों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें युद्ध करना होगा, तो युद्ध जनरल मानेकशॉ और देश के फौज ने जीता था। क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने बांग्लादेश के टुकड़े किए। ये जो क्रेडिट लेने की होड़ इसलिए है क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। 2014 से लेकर 2023 तक सिवाय हवाबाजी के इस देश के नेताओं ने कुछ नहीं किया सत्ता में जो बैठे हैं। सिर्फ मन की बात करते हैं, अलग-अलग घोषणाएँ करते हैं, उनका क्रियान्वयन ज़ीरो होता है। यही कारण है कि लोगों को फिर आपको वो झूठ परोसना पड़ता है कि जो आपका है नहीं। क्योंकि आपके पास अपना परोसने के लिए कुछ नहीं। राजनांदगांव में अमित शाह जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। क्या बात है, मजा आ गया। सीना चौड़ा हुआ। मेरे देश का प्रधानमंत्री इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, तो भ्रष्टाचार पे सवाल उठाने वालों को
संसद से बाहर किया जाता है, पत्रकारों का सवाल पूछने वाले का मुंह बंद किया जाता है, विभिन्न धाराओं में केसेस लड़ा के उन्हें देशद्रोही बताने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ना ये दिखावा है। उन्होंने आगे उससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात की। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचारियों पे कड़ी कार्रवाई होगी। इनके जो कड़ी कार्यवाही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त कार्यवाही क्या है? 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप जिस पे हो, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल हो, ईडी जिसके परिवार इस और बाकी सदस्यों की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करता हो, उस आदमी को ये अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है जिसके भ्रष्टाचार के चक्कर में आसाम का एक पूरा विधानसभा का सेशन बर्बाद किया जाता है भाजपा द्वारा। वही आदमी फिर भाजपा के राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। जिन नेताओं के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स विधानसभा में रखे गए, वो तमाम भ्रष्ट नेता अब कैबिनेट में भी मंत्री बन गए मोदी जी के, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का चोला पहन लिया। तो ये जो अमित शाह जी ने बोला कि कड़ी कार्यवाही की जाएगी, ये कड़ी कार्यवाही के मायने हैं, उन्हें हमारे साथ मिला लिया जाएगा और उनके भ्रष्टाचार करने की जो खासियत है, वो शायद फैकल्टी करके बीजेपी को सिखाएंगे, क्योंकि 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक बड़े आंकड़े हैं। मधेपुरा बैंक 1600 करोड़ का था घोटाला, जहां अमित शाह जी डायरेक्टर थे। क्या चुनाव में यही सब होगा? भ्रष्टाचार की बात करने वाले ये भूल जाते कि कर्नाटक में 40% का टैग लगा था। वो इस बात को भूल जाते कि 50% का टैग मध्य प्रदेश में लगा है, जहां वर्तमान में इनकी सरकार है। हमारे देश में 5 राज्यों में सरकार है, लेकिन लगता है चुनाव है, लेकिन लगता है कि सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही चुनाव हो रहे हैं। कभी-कभी तेलंगाना का चुनावी तड़का दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ का तो बिल्कुल नॉमिनल है, लेकिन मिजोरम को तो देश भूल ही गए। मिजोरम ना गृह मंत्री ना प्रधानमंत्री मिजोरम में स्टार प्रचारक बन के जाने का हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मिजोरम वही है जिसको सट के मणिपुर है, जो पिछले 5 महीने से जल रहा है। मणिपुर पे बात तक नहीं करते और आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले 2 दिन से मिजोरम में हैं। कल मिजोरम की राजधानी आइजवाल में उन्होंने रैली की, वो बाइक पे घूमे, 5 किलोमीटर की रोड शो किया पैदल चलते हुए, और वो बार-बार ये सवाल पूछ रहे हैं। वो इस बात को बता रहे हैं कि 1986 में हमने शांति समझौता साइन किया था हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, और पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। अब पूर्वोत्तर क्यों जल रहा है, खासकर मणिपुर, और सरकार क्यों मौन है? उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया कि आप इजराइल को लेकर चिंतित हैं, आप यूक्रेन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या मिजोरम इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वह चुनाव नहीं है? मिजोरम के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? कि मणिपुर से जो कुकीज पुश किए जा रहे हैं, वो मिजोरम की तरफ किए जा रहे हैं। मिजोरम से लेकर तमाम आसपास के राज्य मणिपुर के जलने की तपिश झेल रहे हैं। वहां शायद सत्ता पक्ष के पास चेहरा नहीं जाने का, या बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने क्या कहा, ये भी आप को हम सुना सकते हैं। देख लीजिए। कुल मिलाकर जब भी चुनाव में बात होती है, राजस्थान में जाते से प्रधानमंत्री लाल डायरी की बात करते हैं। उस लाल डायरी में यदि भ्रष्टाचार के इतने सबूत हैं, तो प्रधानमंत्री जी आपको किसने रोका, एजेंसीज ने, कि वो लाल डायरी अपने कब्जे में लेके तुरंत
अशोक गहलोत से लेकर तमाम नेता जो इसमें जिसके सबूत होंगे, उन्हें जेल में डाल दीजिएगा। ये देश आपका ऋणी रहेगा। लेकिन लाल डायरी का आप ज़िक्र वैसा ही करेंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में एक इत्र वाले के यहाँ मिलने वाली रोकड़ 280 करोड़ को आपने समाजवादी पार्टी का बताया। उसके बाद अब पिछले सप्ताह उस 280 करोड़ कैश के केस की चार्जशीट फाइल हुई है कोर्ट में और डीआरआई के इंटेलिजेंस यूनिट ने की। इतनी बड़ी तादाद में कैश मिलने के बाद भी इनकम टैक्स और ईडी इस केस से दूर क्यों है या दूर रखा गया है या किसी गुटके वाले का पैसा था जिसकी मांडोली हुई है और फिर उसको दबाने का प्रयास हो रहा है। ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में खासकर गुटखा लॉबी में सरेआम है। कुल मिला के इस पूरे राजनीतिक माहौल में आपको भाषणों के ऊपर ध्यान से सुनना होगा, देखना होगा। फिर आप देखोगे कि झूठ परोसने की कला किसे कहते हैं और झूठ किस ताकत के साथ परोसा जाता है। और वास्तविकता जो है इस देश की, जो समस्याएं हैं इस देश की, इस चुनाव में सभी दल वर्तमान राज्य की समस्याओं पे बात करते हैं। जो उन्होंने किया उसका लेखा-जोखा देते हैं। जो कर नहीं पाए वो बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो हम इतिहास में ले जाते हैं। वर्तमान के लिए मतदार वोट माँग रहे हैं, इतिहास की बात करते हैं, भविष्य ना इन्हें पता है, ना जनता को पता है। अजीत अंजुम जी की पूरी टीम मध्य प्रदेश में भ्रमण पे है, वो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते आ रही हैं। हम दिल्ली में बैठ के विभिन्न नेताओं के भाषणों का विश्लेषण करके आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।